गुड मॉर्निंग। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के उच्च माध्यमिक के जो टॉपर छात्र हैं उनकी कॉपियों के माध्यम से, अर्थात जो बोर्ड ने हमको उपलब्ध करा रखी है जे डेमो के रूप में, तो उसके माध्यम से आप लोगों को इसमें सीखना है कि इन्होंने जैसे कैसे 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं। प्रत्येक का आप एक तो ये ध्यान रखें, प्रत्येक प्रश्न को उसका नंबर दें। जिस नंबर का प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर 6, उत्तर 7, उत्तर 1, उत्तर 2, जो भी है क्रम से लिखते चलें और उसमें लिखें, क्योंकि इनका सबका नंबर यहाँ पर दिया जाता है। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। अब हम इसका वो चलते, ये हिंदी है अपने 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये इसके निर्देश वगैरह इसमें दिए हैं। अपना है प्रश्न 1, अर्थात इसने प्रश्न 4 किया है। प्रश्न 4 को पहले हल किया है, अर्थात मुद्रित माध्यम से लेखन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक पहला है, पुस्तिका की पंक्ति में 12-13 से अधिक शब्द नहीं आने चाहिए। दूसरा, लेखन में जटिल, उच्चारण में कठिन तथा शॉर्ट फॉर्म लघु संकेतों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तीसरा है, 0 से 9 तक के अंकों को शब्दों में तथा 11 से 999 तक के अंकों को संख्या में लिखा जाना चाहिए। चौथा, इनके अतिरिक्त सूचना पठनीय, संप्रेषणीय व सरल होनी चाहिए जिससे पाठक उसे आसानी से ग्रहण कर ले। पांचवा, प्रामाणिकता व शुद्धता होनी चाहिए। ये चौथा प्रश्न था, 2 नंबर का, 2 लिख दिए। आप इसमें इस लाइन के अंदर लिखें, प्रश्न उत्तर जो लिखना है इसमें नहीं लिखे, ये नंबर देने की जगह होती है, ये ध्यान रखें। ये प्रश्न हल हो गया, आपने लाइन खींच दी और इसको हल कर लिया। अब अपना प्रश्न है 5, पत्रकारिता का अर्थ होता है एक पत्रकार द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसमें एक पत्रकार टीवी, रेडियो अथवा इंटरनेट के माध्यम से देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम आदि के बारे में सामान्य जन को सूचित करता है। देखो, सारी चीज़ें जो चीज़ पूछी है वो ही लिखी जाती है इसमें ही। दूसरा है, पत्रकारिता लेखन के अंतर्गत एक पत्रकार घटना का स्थान व समय, उसकी तारीख व दिन को लिखता है। तत्पश्चात घटना की संक्षिप्त में हेडलाइन में जानकारी देता है। इसके नीचे घटना का पूर्ण विवरण दिया जाता है। ये दूसरा हो गया, इसका 2 में से 2। सारी चीज़ों को जांचने वाला एक एक चीज़ को देखता है। हमसे जो प्रश्न में पूछा गया उसका जवाब देना होता है। पत्रकारीय लेखन के लिए आवश्यक है कि लेखन को त्रुटि रहित बनाना, पत्रकार का संबंधित भाषा में निपुण होना व योग्यता होना अनिवार्य पहलू है। ये 5वां प्रश्न समाप्त हो गया। प्रश्न 6, अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य को लेकर जांच वाक्य निम्नलिखित है। अध्यापक: मनीषा, क्या तुमने गृह कार्य पूर्ण किया? देखो, प्रश्नवाचक भी लाया, मनीषा है तो यहाँ पर कोमा लगाया। मनीषा: क्षमा करें सर, संबोधन भी किया है, मैं अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के कारण ऐसा नहीं कर सकी। फुल स्टॉप। अर्थात अध्यापक: वह महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? प्रश्नवाचक, क्यों कौन सा आ गया? मनीषा: सर, मेरे माताजी के कल अत्यधिक सिर दर्द हो रहा था, इसलिए घर का काम मुझे ही करना पड़ा। अध्यापक: कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ, तुमने अपनी माता की सहायता करके काबिल तारीफ काम किया है, आगे से ध्यान रखना। प्रश्न 2 में से 2 मिल गए, जो चीज़ें चाही गई, पूछी गई, वो सबका जवाब मिला। प्रश्न 7, बात सीधी थी पर कविता में कवि कुंवर नारायण सिंह ने संदेश दिया कि हमें अपनी बात को कहने के लिए भाषाई प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए और
सहूलियत से भाषा को वरतना चाहिए। हम अपना पांडित्य प्रकट करने के चक्कर में बात के मुख्यार्थ की बलि चढ़ा देते हैं, जिससे कविता असार हो जाती है। किसी भाषा में एक भाव के लिए एक निश्चित शब्द होता है। हमें अपनी भावानुकूल व कविता को संवेदनशील बनाने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना चाहिए। खैर, इसमें सीधा गया सार गर्भित बातें जो अपने को उचित है उन्हीं को लिखें, अनावश्यक उनमें चीज़ें नहीं करें। 2 नंबर दिए तो इस लाइन से इधर इस टाइप से एग्जामिनर ने चेक किए। प्रश्न 8 है, जब बच्चे शरद ऋतु के आने पर पतंग उड़ाते हैं तो वो अत्यंत उत्साहित, उल्लास और उमंग से भर जाते हैं। वे अधिक आकाश में जब ऊंचाइयों पर पतंग को लहराते हैं तो वे भी पतंग की तरह लहराने लग जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि मानो वे भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें महज एक धागे के सहारे बांध लेती है और उनका मन भी पतंगों के साथ गोते खाने लग जाता है। प्रश्न 2 का था, 2 मिल गए। प्रश्न 9 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत इसलिए कहा है क्योंकि शिरीष का फूल आंधी, लू, तपन और भीषण गर्मी में भी वायुमंडल से रस सींचता हुआ और जिजीविषा से संपन्न रहकर अटल रहता है। शिरीष विषम परिस्थितियों में भी एक सन्यासी की भांति अटल और अडिग बना रहता है। अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी, और शिरीष का फूल बिल्कुल सन्यासी की तरह हर स्थिति में समानता का भाव प्रदर्शित करता रहता है और कालजयी बनता है। ये 10 अर्थात 10 में उसको 2 मिल गए, 9 में से 2। सार गर्भित शब्दों को लिखते हुए इसमें दिया गया है। प्रश्न 10, जैनेन्द्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर अर्थात क्रय शक्ति मनुष्य की वह शक्ति है जिसे वह बाजार में जो चाहे वह वस्तु खरीद सकता है, भले ही वह उपयोगी हो या नहीं हो। उदाहरण के तौर पर एक अमीर मनुष्य के पास अतुलित धन होता है, जबकि गरीब के पास इतना नहीं होता। इस कारण गरीब अपने को हीन भावना से युक्त और गिरा हुआ मानता है। जब मन संतुष्ट नहीं होता तब तक वह अपनी परचेजिंग पावर के घमंड में बाजार को विनाशक शैतानी शक्ति प्रदान करता है और अनावश्यक वस्तुएं भी खरीदने लगता है। ये पैसे वाले के लिए कहा गया है। 2 में से 2 दिए गए। प्रश्न 11 है, यशोधर बाबू शाम 5:30 बजे की ऑफिस के काम निपटा कर निकल जाते थे, किंतु उन्हें जल्दी घर जाना और समझाओ इंस्पायर लगता था। उनका पत्नी और बच्चों से पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहा था और ऐसा वे अपनी पत्नी और बच्चों के ताने सुनने के बजाय बाजार में ही सब्जी खरीदना और मंदिर जाने में रुचि लेती। वस्तुतः उनकी पत्नी और बच्चे आधुनिकता के प्रभाव में आकर उनके आदर्शों का पालन नहीं करते और यशोधर बाबू का यथोचित सम्मान नहीं करते थे, इसलिए ऐसा होता था। उनको 2 में से 2 मिले हैं। अब ये सारी चीज़ें देखो, नंबर आपने जिस नंबर पर लिखा उस पर उसी प्रश्न का उत्तर, ये नहीं किसी नंबर पर किसी का उत्तर दीजिए। एग्जामिनर को अपन बेवकूफ़ बनाएंगे तो एग्जामिनर उन चीज़ों को सबको नोट करता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रश्न 12, जब लेखक और उसकी माता ने दत्ताजी राव सरकार को सत्य से अवगत कराया कि उसका दादा दिन भर गांव में घूमता रहता है और लेखक की पढ़ाई छुड़वा कर उसे खेती के काम में लगा रखा है, तब दत्ताजी राव ने उन्हें लेखक की पढ़ाई जारी करवाने के संबंध में आश्वासन दिया। उन्होंने लेखक के पिता को बुलाया, उसे बहुत डांटा और उसके प्रत्येक तर्क को काटते हुए उसे आदेश दिया कि अगले दिन से लेखक की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए। दादा दत्ताजी राव की बात की अवहेलना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके लेखक को पढ़ने के लिए भेजना पड़ा। 2 में से 2 मिले। प्रश्न 13, कैमरे में बंद अपाहिज कविता आजकल के मीडिया कर्मियों की स्वार्थपरता और लोलुपता को दर्शाती है। कारोबारी दबाव के चलते और स्वार्थी स्वभाव के कारण प्रश्नकर्ता का एकमात्र उद्देश्य था कि उसका
कार्यक्रम सफल हो जाए। वह चाहता था कि वह समर्थ शक्तिवान है, इसलिए वह एक दुर्बल को लाएगा और उसकी अपंगता को इतना करुणा और संवेदना से प्रस्तुत करे कि दर्शक, श्रोता और अपाहिज दोनों ही रो पड़े। उसका सामाजिक उद्देश्य से दिखाए जाने वाला कार्यक्रम सफल और प्रसिद्ध बने, ताकि उसके चैनल की ख्याति बढ़े और वे धनवान बन जाए। विडंबना यह है कि अपाहिज की संवेदना और पीड़ा को प्रकट करने के दौरान प्रश्नकर्ता खुद संवेद और संवेदनहीन हो जाता है और समय बचाने के लिए जल्द से जल्द अपाहिज के दुख दर्द को भेजना चाहता है। यदि हम अपाहिज के प्रश्नकर्ता होते तो हम उसकी पीड़ा का समझते और उसके बोलने का अवसर देते। हम उससे बेतुके प्रश्न पूछने के बजाय उसे पूर्णतः समय और भावों को स्वच्छंदता और स्वतंत्रता से प्रकट करने का अवसर देते, ताकि सामाजिक उद्देश्य की उचित पूर्ति हो सके। हमारी प्राथमिकता धनार्जन की नहीं, अपितु अपाहिज की स्वतंत्रता एवं उसका ध्यान रखना चाहिए था। ये 3 नंबर का था, 3 नंबर मिल गए। लाइन खींची हमने, फिर अगला है। भगत जी एक व्यक्ति हैं जो लेखक जैनेन्द्र कुमार के पड़ोस में रहते हैं। लेखक ने उनके बारे में कहा कि वे संतुष्ट, प्रसन्नचित्त और स्वभाव के आदमी हैं। वे चूरन बेचते हैं और जब आना कमाई हो जाती है तो बचा चूरन मुफ्त में ही बांट देते हैं। उन पर बाजार का जादू नहीं चलता है। उनका मन लक्ष्य के प्रति चेतन रहता है। यदि उनको जीरा व नमक लेना है तो वे सीधे पंसारी की दुकान पर जाएंगे और पूरा चौक बाजार उनकी सुंदरता, आकर्षक वस्तुएं और चमक दमक को देखकर वे भौचक्के नहीं होते। वे तो शांत मन, संतुष्ट एवं खुली आंखों से चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर चलते हैं। लेखक कहता है कि हम इस प्रकार आचार बाजार में शांति स्थापित करने के लिए सहायक है, क्योंकि वे इस प्रकार का वे बाजार से आवश्यकता की वस्तु खरीद कर इसे सार्थकता प्रदान करते हैं। व्यंग शक्ति और वैसे भी विनाशक शक्ति उनके सामने पानी पानी हो जाती है। अगला, यदि सभी भगत जी जैसे बन जाए तो बाजार के दिखावे और कपट में नहीं पड़े तो बाजार समता का भाव स्थापित कर सकता है। ऐसे में बाजार आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला बन जाता है। आपकी प्रेम भाव बढ़ जाता है और द्वेष की भावना दुर्बल हो जाती है। तब बाजार समाज, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय में समरसता स्थापित करता है। प्रतीत होता है कि उसी क्षण बाजार को सार्थकता मिलती है। 3 नंबर का था, 3 मिल गए। अगला है प्रश्न 15। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का अनन्य महत्व होता है। वह कम भी हो गया है। गुरु गोविंद छोड़ के खड़े करके लागू पाए, बलहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात वेदों और शास्त्रों में तो गुरु को माता पिता और ईश्वर से भी उच्च स्थान मिला है। प्रस्तुत पाठ में आनंद यादव जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो अपने मराठी भाषा के गुरु नवाब साहब सोदलगेवकर के सुर योजना कविता का गायन, अभिनय और भाव संप्रेषण देखकर उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। वे अपने शिक्षक को ही आदर्श मानकर उनके जैसा करने की और कविता दोहराने की कोशिश करता है। जब लेखक को और समस्या या परेशानी होती है तब वह शिक्षक के पास तुरंत जाता है। वह उन्हें अपने द्वारा लिखी गई कविता दिखाता है। तब शिक्षक उसे नए कवियों के बारे में अलंकार, छंद, लय आदि का ज्ञान और नई पुस्तकें पढ़ने के लिए देते हैं, जिससे लेखक को अधिकाधिक विकास होता है और जीवन समृद्ध बन जाता है। सार में हम ये कह सकते हैं कि यह एक गुरु को महत्व एक विद्यार्थी के जीवन की दिशा बदल देता है। अच्छा गुरु मिल जाए तो जीवन की नई दिशा मिल जाती है। प्रलय और निर्वाण गुरु भी गोद में खेला करते हैं। प्रश्न 16। हरबंस राय बच्चन। जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मृत्यु सन 2003 में मुंबई में। महत्वपूर्ण
कृतियाँ मधुशाला, मधुशाला और मधुकला इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त मिलन, यामिनी, आकुल अंतर आदि अनेक रचनाएं इन्हें लिखी हैं। इन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी है जिसके 4 खंड हैं। एक बसेरे से दूर, दूसरा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा क्या भूल क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। इनके कई पुरस्कार भी मिले हैं। इनके पुत्र अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने अभिनेता रह चुके हैं। ये हाल इलाहाबादी दर्शन के कवि हैं। इन्हें इलाहाबाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने छायावादी कवियों की तरह लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधे सरल शब्दों में कविता लिखी है। अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों की सहज भावाभिव्यक्ति इनकी कविता के मुख्य गुण हैं। ये प्रेम के दीवाने कवि रहे हैं। इन्होंने पूरे विश्व में प्रेम भाव रखने का संदेश दिया है। प्रश्न 17। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के नवम पाठ रूपकाइयाँ के लिया गया है। ये अवतरण कवि शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गुले नरम लगमा का एक अवतरण है। प्रसंग: रुबाई उर्दू फारसी का एक छंद होता है जो 4 पंक्तियों का होता है। प्रस्तुत रुबाइयों में कवि ने दीपावली को मनोरम शाम का और माता पिता द्वारा बालक की पारंपरिक जिद को पूर्ण करना बताया गया है। व्याख्या: जब दीपावली का त्यौहार आता है तो हर कोई अपने घर में रंग रोगन व सजावट से घर को आकर्षक बनाता है। इस मौके पर माता पिता अपने नन्हे से बालक के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लेकर आते हैं और शाम को जब दीपक जलाए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हर तरफ कौर नारायण जगमगा रहे हैं। दीपावली पर जगमगाते दीपक लाए जाते हैं। आगे कवि कहता है कि जब नन्हा बालक अपने छोटे से मिट्टी के घर में खेल रहा होता है तो उसकी माता अपने चेहरे पर मंद मुस्कुराहट और चमक लिए हुए एक दीपक उसके घर में भी जलाती है। इस तरह बच्चा अतीत प्रसन्न हो जाता है और माँ की तरफ ध्यान से देखता है। अगली रुबाई में नन्हा बच्चा आंगन में हाथ पैर पटकता है और चांद को पाने की जिद करता है, और होने में तो वह एक बालक मात्र ही है, पर वह चांद को पाने का सपना देख रहा है। ऐसे में माता उसे एक आईना ला देती है और उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। तब माता बोलती है कि देख, मैंने तेरे लिए चांद को आईने में बुला लिया है। उसे देखकर बच्चा खुशी से झूम उठता है। विशेष इसे पढ़कर सूरदास जी ने वात्सल्य वर्णन का याद आ जाती है। दूसरा, हिंदी मिश्रित शब्दावली का प्रयोग द्रष्टव्य है और इसमें गेयता और सुरीलापन है, और रूपवती मुखड़े व नर्म दमक जैसे वाक्यांशों का सुंदर प्रयोग किया है। ये 6 अंक मिले। अब इनको देखो, एग्जामिनर आपकी एक एक बातों को चेक करता है। आप ये ध्यान रखें, कभी ये नहीं समझे आप सुंदर लिखें। प्रत्येक वाक्य को एग्जामिनर के द्वारा चेक किया गया है, तब आपको नंबर मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अनाप शनाप बातें लिखते हो, उससे एग्जामिनर का आपके प्रति विचार अलग हो जाता है। इसलिए आप जो चीज़ पूछी जाए उनको सारगर्भित बातों को ही आप लिखें। प्रश्न 18। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के 11वें पाठ भक्तिन से लिया गया है। मूलतः यह पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाओं से उद्गृत है। प्रसंग: इसे लेखिका अपने तथा भक्तिन के बीच के गहरे संबंध को प्रकट करती है। लेखिका ने बड़े ही मार्मिक ढंग से भक्तिन के चरित्र को इसमें दर्शाया है। व्याख्या: लेखिका कहती है कि इसके और भक्तिन के बीच सेवक स्वामी संबंध करना कठिन है। सेवक सदैव अपने स्वामी की आज्ञा की पालना करता है, पर ऐसा कोई स्वामी नहीं जो इच्छा होने पर भी सेवक को ने हटा सके। महादेवी भक्तिन को चाहकर भी नहीं हटा सकती। जब वे भक्तिन को जाने के लिए कहती हैं तो भक्तिन अवज्ञा से हंसने में लग जाती है। लेखिका कहती है कि जिस प्रकार हम घर में बारंबार आने वाले अंधेरे और उजाले को, आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को
सेवक नहीं कर सकते, सेवन सेवक नहीं कर सकते क्योंकि वे तो आते जाते हैं। उसी प्रकार भक्तिन को सेविका कहना सर्वथा अनुचित है। उसका अलग अस्तित्व है और उसी को सार्थकता देने के लिए वे हमें सुख दुख देती है। उसी प्रकार भक्तिन अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास का परिचय देती है और सदा मेरे आसपास रहती है। इस प्रकार लेखिका ने उसके भक्तिन के बीच रिश्ते को समझाया है। विशेष हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा तत्सम प्रधान है। भावाभिव्यक्ति उत्कृष्ट और मार्मिक चित्रण दिया गया है। ये सारी चीजें हैं। अभी देखो प्रत्येक वाक्य को चेक किया है, ये खुले हैं। देखो अलग अलग नंबर बटे हुए हैं। संदर्भ और प्रसंग उसने उचित लिखा तो उसको 2 नंबर मिल गए। उसके बाद में व्याख्या उसने बड़ी सारगर्भित और सटीक लिखी तो 4 मिल गए और टोटल योग ये 6 है। ये इस प्रकार से गोले में जोड़ होता है और ये ही जाकर के बाहर वाले पेज पर चला जाता है। अर्थात आपको अब मैं आप ये कौन सा प्रश्न है 18 में आपको वहाँ पर बाहर 6 नंबर मिलेंगे। अब अगले चले प्रश्न 19। राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पत्र क्रमांक लिख दिया, अप्रैल लिख दी, विज्ञप्ति अर्थात 4 नंबर की है। बोर्ड परीक्षा के तिथि परिवर्तन के संबंध में सूचित किया जाता है कि कोरोना के मामले में बढ़ने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जो बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से होने वाली थी वही अब 2 मई से प्रारंभ होगी। विद्यार्थियों को नए प्रवेश पत्र समयानुसार वितरित किए जाएंगे, सचिव। इसके बाद में अगले ये अपने 1 से इसने लिखे 1 के 1 2 3 4 5 6 के वो सब है। इसने 6 प्रश्नों के दिए तो 1 1 के 6 हो गए। कौन कौन से हैं? भाषा, लिपि, अभिधा, लक्षणा, शब्द शक्ति, चय का उच्चारण, अनुप्रास, अलंकार। यहाँ पर तीसरे का देखें। पहला ए सूचना, ब वृत्ताकार, ए में। दूसरा प्रश्न है किसी भी भाषा के शब्दों व अर्थों का जो संकलन होता है वह शब्दकोश कहलाता है। ये दूसरा है 1 नंबर। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण का इंटरनेट या पत्रकारिता कहलाता है। तीसरे का 1 नंबर मिल गया। चौथे में भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी था, 1 नंबर मिल गया। 5वां यशोधर बाबू अपनी पत्नी के आधुनिक आचरण को समझाऊ, इंस्पायर तथा बेतुका कह करके उड़ाते थे, 1 मिल गया। सिल्वर बैंडिंग से कहानी का आशय है कि इसमें एक पति पत्नी की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उसकी शादी को 25 वर्ष पूर्ण हो गए, 1 नंबर मिल गया। 7 लेखक के आगम करने, बाजार में घूमने और सारा दिन रखमाबाई के यहाँ चैन से बिताने के लिए लेखक की पढ़ाई छुड़वाई जाती है क्योंकि वे उसे काम नहीं करना पड़े और वह लेखक सारा काम करे। 8वां लेखक को अकेला रहना चाहिए इसलिए अच्छा लगा क्योंकि अकेले में वह कविता के ऊंचे सुर और आवाज में गाना, अभिनय करना, चेहरे के हाव भाव प्रदर्शित करना, नाचना आदि स्वतंत्रता से कर सकता था, 1 नंबर। 9वां है रघुवीर सहाय की 2 रचनाएं लिखी है। पहली है सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा है आत्महत्या के विरुद्ध। 10वां 1 नंबर मिल गया, सही लिखते ही। 10वां है महादेवी वर्मा को जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, 1 नंबर मिल गया। 11वां जब लेखक के बसंत पाटिल के साथ दोस्ती हुई और अध्यापक उसे प्यार से आनंदा कह करके बुलाने लगे तो उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा, 1। ये 1 से 6 तक के हो गए। अर्थात सुख और दुख 1 2 जिसका मन वश में हो, ब विधाता की योजना के अनुसार, स चौथे का स है जिसका मन अपने वश में नहीं है। 5वें का ए जो समझता है कि दूसरों के उसी प्रकार से करूं। 6 मन के विकल्प। ये 7 8 9 10 11 12 के 12 सही है तो ये 12 नंबर मिल गए। प्रत्येक को चेक किया जाता है, ये आप विशेष ध्यान रखें। जैसे 7वें का आनंद, 8वें का सह आंसुओं की, 9वें का है मुस्कान देखकर, 10वें का है सह बचपन, 11वें का है चंदा, 12वें का है आंसू भरी आंखें। 20वां प्रश्न वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता। देखो एक प्रस्तावना
ये आप उसमें इसका पूरा वो लिखेंगे, प्रस्तावना, फिर इंटरनेट क्या है, उसकी आवश्यकता, विद्यार्थियों को इंटरनेट से लाभ, परिणाम और दुष्परिणाम और उपसंहार, ये पांचों बातें प्रस्तावना। इंटरनेट आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसकी मदद से आज लगभग सभी काम हो रहे हैं। जब से इंटरनेट आया है सभी कामों में उत्कृष्टता, तेजी से और विकास देखने को मिला है। जहाँ तक शिक्षा को देखें तो आज प्रतियोगिता का माहौल काफ़ी बढ़ गया है। विद्यार्थियों के लिए जल्द से जल्द शिक्षा पाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अधिक से अधिक सामग्री का संकलन ही सफलता का मुख्य नींव बन चुका है। ऐसे में इंटरनेट विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। दूसरा, विद्यार्थियों के जीवन में इंटरनेट की आवश्यकता। यांत्रिकता के विकास व नए साधन एवं तकनीकी विकास के चलते आज हमें आधुनिक माध्यम बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और हम भी इनका पूर्ण लाभ ले पाते हैं। आजकल जिस तरह प्रतियोगिताओं की होड़ मची हुई है, उसे देखकर विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट का महत्व बढ़ जाता है और वे इसके माध्यम से नए नोट्स ले सकते हैं, वीडियो आदि देख सकते हैं, जिसकी मदद से उन्हें जल्दी समझ में आता है। वह अन्य ढेर सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसकी सहायता से अपनी सारी शिक्षा की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तीसरा, विद्यार्थियों को इंटरनेट से लाभ। विद्यार्थियों को इंटरनेट से जो लाभ हुआ है वो इस प्रकार है। एक, घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, फीस भी कम भरनी पड़ती है। तीसरा, इंटरनेट में उच्च गुणवत्ता को शिक्षण सामग्रियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। चौथा है, विद्यार्थियों का समय की कोई बाध्यता नहीं होती। पांचवा है, घर पर शांति का माहौल रहता है, जिसे कि अत्यधिक ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। छठा, जाने आने जाने में समय किराया नहीं लगता और बचत होती है। परिणाम और दुष्परिणाम। इंटरनेट पर विद्यार्थियों के पाठन के इस निम्न परिणाम होते हैं। विद्यार्थी जल्दी सीखने में समझ बन पाती है। दूसरा, अपने कैरियर को सही निर्णय ले पाता है और इंटरनेट उसका मार्गदर्शन करता है। तीसरा, विद्यार्थी प्रतियोगिताओं को उत्कृष्ट तैयारी करता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। दुष्परिणाम क्या है? विद्यार्थी की आंखों के मोबाइल फ़ोन में देखने से कमज़ोर हो जाती हैं और उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी इंटरनेट पर गलत व्यसनी व आदतों में फंस जाता है और जुआ भी खेलने लगता है। अधिक स्क्रीन पर समय बिताने से उसमें सिरदर्द व स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखी जा सकती हैं। उपसंहार। हम जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन में इंटरनेट का जितना प्रभाव वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, उतना ही ये हानिकारक भी है। इसकी उपयोगिता बहुत हो गई है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो और भी बढ़ गई है। अतः हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट से मिलने वाले लाभों को भुनाना चाहिए। विद्यार्थी है देश का भविष्य, अतः इंटरनेट सही उपयोग अपनी शिक्षा के लिए करें। समाप्त। इसके बाद समाप्त लिख दें और अपने फ़ोन नंबर वगैरह इस प्रकार के कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखें जिससे आपके एग्जामिनर पर आपके प्रति गलत व्यवहार पड़े, गलत आपके विचार समझ में आए उसके। और लास्ट में इस प्रकार से आप इनको काट दें जिससे कि एग्जामिनर का टाइम नहीं लगे, उनका टाइम खर्च नहीं हो। आप काट दोगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी और उनको ये भी पता चल जाएगा उनका यहाँ पर ही समाप्त हो गया है, तो वो आगे के उन कागज़ों को उतना समय खर्च नहीं कर सकेगा और आपके प्रति उसका दृष्टिकोण अलग रहेगा। ये मैंने आपके लिए इसको किया है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पढ़ें, अच्छे नंबर प्राप्त करें। जिस प्रकार से इन्होंने 80 नंबर प्राप्त किए, वैसे ही हम प्राप्त करें। थैंक यू।